नमस्कार सभी को, एक बार फिर आपका स्वागत है फेसबुक। तो आज का हमारा टॉपिक बहुत विशेष है। तो सर्च शुरू करने से पहले हम एक बार प्रेयर करेंगे। तो मतलब से आँखें बंद करें, सुखासन में या पद्मासन में बैठ जाइए, कमर गर्दन सीधी, एक ओंकार के साथ सहज भाव से प्रार्थना। तम सोमा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मामृतं गमया। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। दोनों हाथ मुट्ठी के सामने प्रार्थना के भाव का अनुभव करें और सहजता से मुस्कुराते हुए आंखें खोलें। पुनः फिर आपका स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही विशेष है, इसलिए क्योंकि वो हमारी पूरी सृष्टि का आधार है। आज हम बात कर रहे हैं गर्भधारण की, प्रेगनेंसी की, क्योंकि जो गर्भ है यही जो जनन प्रजनन की जो क्रिया प्रतिक्रिया है, एक यही क्रिया है जो पूरी सृष्टि को संजो कर रखती है। अगर प्रजनन ही नहीं होगा तो सृष्टि का जो चक्र है वो रुक जाएगा। तो इसलिए जो ये गर्भधारण है, प्रजनन है, कि स्वस्थ तरीके से इसका जो साइकिल है वो बहुत अच्छी तरह सुचारू ढंग से चलता रहे, उसके लिए ज़रूरी है कि जो जननी है, माता है, एक स्त्री है, वो स्वस्थ रहे। और इसीलिए आज हम बात कर रहे हैं योग की, कि किस तरीके से योग से जोड़कर जो माता है, जो जननी है, वो किस तरीके से उसके लिए योग लाभदायक हो सकता है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि योग उसके लिए ज़रूरी क्यों है। क्योंकि जैसे जैसे जो हमारा प्रेगनेंसी का टाइम होता है वो लगभग 9 महीने होता है। 9 महीने कंप्लीट होने के बाद 10वें महीने तक होता है। तो वो ऑन एन एवरेज लगभग 9.5 महीने से 10 महीने से माना जाता है। तो इसमें थोड़ा सा 10-15 दिन का ऊपर नीचे हो सकता है, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो हम नॉर्मली बोला जाता है कि उसको 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड किया जाता है। मतलब उस 9 महीने को, 9 या 10 महीने को 3-3 महीने के गैप में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर पहले 3 महीने, मध्य 3 महीने, 6 महीने तक, और उसके बाद लास्ट ट्राइमेस्टर 9 महीने तक, या जब तक बेबी नहीं आ जाता है तब तक उसका टाइम होता है थर्ड ट्राइमेस्टर का। तो आज हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि जैसे जैसे जो लेडी है वो बेबी को कंसीव करती है, बेबी कंसीव होने के साथ साथ ही उसकी बॉडी में बायोलॉजिकल चेंज होने के साथ साथ ही हार्मोनल चेंज होना भी शुरू हो जाता है। और जैसे बहुत सारे जो हार्मोनल चेंज होते हैं, क्योंकि वो एक पूरा एक किस्म से हम ये कह सकते हैं कि सृष्टि के एक नए अंश को अपने अंदर धारण करती है, और उसी धारण के साथ ही सब कुछ उसका फूड हैबिट्स हैं, उसका व्यवहार है, उसका चलने फिरने का तरीका है, बोलने का तरीका है, उसका स्लीपिंग टाइम है, मूड है, फ्लक्चुएशन होना शुरू हो जाता है। तो उसकी सारी की सारी बहुत सारी आदतें जो है उनमें अंतर आना शुरू हो जाता है। और कई बार ये अंतर इतना ज़्यादा हो जाता है कि जो माता है, जो लेडी है, वो उस चीज़ को बैलेंस नहीं कर पाती है, और बैलेंस ना करने की वजह से उसको थोड़ा सा स्ट्रेस भी होने लग जाता है। प्रॉपर ढंग से वो नींद नहीं ले पाती है, उसको अच्छे से भूख नहीं लगती है, अगर वो खा लेती है तो उसका डाइजेशन भी अच्छा नहीं होता है, उसकी वजह से उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, और इरिटेशन होने की वजह से वो थोड़ा थोड़ा सबके साथ लड़ाई झगड़ा और वो सब चीज़ें शुरू हो जाती है। एक्चुअल में उसका रीज़न उसका अंदर ही जो चेंजेस हो रहे हैं उसकी वजह से वो सिम्टम्स हैं जो बाहर दिखाई देती हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं कि योग को प्रेगनेंसी के साथ अगर हम करते हैं तो किस तरीके से वो उसके लिए हेल्पफुल रहेगा। ये ना केवल माता के लिए, आने वाले शिशु के लिए भी बहुत लाभदायक है।
क्योंकि जो हम योग कर रहे हैं उसका प्रभाव न केवल माता के शरीर पर पड़ता है, माता के साथ जो हम खाना खाते हैं वही हमारे बच्चे पर असर करता है। जैसा हम व्यवहार करते हैं वही उसका ही प्रभाव हमारे बच्चे पर पड़ता है। जिस वातावरण में हम रह रहे हैं उसका प्रभाव हमारे बेबी पर पड़ता है। तो वो है अंदर, लेकिन उसकी जो स्टार्टिंग है ग्रोथ की वो उसी दिन से शुरू हो गई है। लगभग माना जाता है, शास्त्रों में कहा जाता है कि 2 महीने के बाद जब वो अपना प्राण ग्रहण कर लेता है, उसके साथ साथ ही माता की जो जिस माहौल में वो रहेगी, जैसा वो खाना खाएगी, सब कुछ वैसा का वैसा उस पर प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। तो योग केवल बाहर से और अंदर से दोनों, क्योंकि दोनों एक ही है। तो इसके साथ साथ ही आज हम बात कर रहे हैं कि इन सारे सिम्टम्स को ओवरकम करने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए ये जरूरी है कि उसको अगर वो योग करती है लगातार तो इन सब में बैलेंस आराम से किया जा सकता है। तो आज हम शुरू करेंगे कुछ योगा अभ्यास, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहती हूँ। आज हम जो भी अभ्यास करेंगे वो बेबी के लिए और उसकी माता के लिए, दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा जरूरी है। लेकिन फिर भी ये सारे अभ्यास आप अंडर गाइडेंस ही करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें आपकी भी और अपने बच्चे की भी, दोनों की भी सुरक्षा है। हम देख के कर सकते हैं, लेकिन अगर हम कहाँ मिस्टेक करेंगे ये हमें ऑनलाइन में अच्छे से पता नहीं चलता है। तो इसलिए मैन टू मैन अगर हम प्रैक्टिस करते हैं बिल्कुल किसी योगा एक्सपर्ट के साथ में अगर आप अभ्यास करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा है। तो आज हम कुछ अभ्यास करने वाले हैं जिससे जो पूरे 9 महीने में, 10 महीने में जो आने वाली समस्याएं हैं वो ठीक हो जाएंगी। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कुछ सूक्ष्म व्यायाम। सूक्ष्म व्यायाम इसीलिए क्योंकि सबसे पहले हम गर्दन से शुरू करते हैं, कंधों से शुरू करते हैं, हाथों से शुरू करते हैं। तो दोनों हाथ सीधे, गर्दन से शुरू करेंगे। आप श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर लेकर जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए गर्दन को नीचे लेकर आएंगे, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास भरते हुए नीचे। पूरा ध्यान रखें जो भी आपने मूवमेंट करनी है सारी ब्रीदिंग के साथ करनी है। इनहेल, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। सेंटर में आ जाएं। अब यहीं से दाईं और बाईं तरफ सांस भरें, सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ जाएंगे, सांस भरते हुए मध्य में, सांस छोड़ते हुए बाईं तरफ। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। आप मध्य में आ जाए। ये अभ्यास कम से कम 5 से 10 बार करना है। फिर हम करेंगे ट्विस्टिंग। सांस भरें, सांस छोड़ते हुए दाईं तरफ, इनहेल सेंटर, एक्सेल लेफ्ट साइड, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, रिलैक्स। अब पूरा थोड़ा सा गर्दन को रोटेट करेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे ले आए, सांस भरते हुए पूरा रोटेशन और सेंटर में आ जाइए। अगेन रोटेशन, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ। एक बार फिर सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ। दूसरी तरफ करेंगे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। लास्ट टाइम, इनहेल, एक्सेल, मध्य में आ जाए सामान्य श्वास के साथ। अभी हम करेंगे दोनों भुजाओं की एक्सरसाइज। दोनों भुजाओं की इसलिए, अगर हम पूरा 9 महीने अभ्यास करते रहते हैं तो हमारे हाथों की मांसपेशियां वो थोड़ी स्ट्रांग हो जाती हैं कि डिलीवरी के बाद बेबी को संभालने के लिए वो और ज़्यादा से वो अपने आप को सक्षम महसूस करती। तो सबसे पहले दोनों हाथों को साइड में लेकर जाएंगे, हथेलियां ऊपर, कंधों के पास रखेंगे, हाथ सामने की तरफ, सांस भरते ऊपर करेंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल,
एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। ये अभ्यास कम से कम 10 बार करना। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। फिर दूसरी तरफ सांस अप, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, अप, डाउन, अप, रिलैक्स, डाउन। ये कंधों की, गर्दन की सूक्ष्म व्यायाम इसीलिए किए हैं ताकि उसमें कोई जकड़न ना हो, क्योंकि अगर कंधों में, गर्दन में कोई जकड़न रहेगी तो अच्छे से नींद भी नहीं आएगी और भारीपन महसूस होगा। आप पूरा ऊपर करेंगे दोनों भुजाओं को, सांस भरते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। हमेशा अभ्यास करते हुए ये ध्यान रखना है। वैसे भी योगाभ्यास में हमने जर्क बिल्कुल नहीं देना है, लेकिन प्रेगनेंसी टाइम में तो बहुत ही सहजता से और प्रसन्नता के साथ अभ्यास करना, क्योंकि जितने आप प्रसन्न होंगे इतना ही आपको अच्छा लगेगा। एक्सेल, रिलैक्स। अब दोनों हाथ कंधों के साइड में करेंगे और धीरे धीरे रोटेट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर आपसे 5 इजीली होता तो आप 5 कीजिए। फिर दूसरी तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। 2-3 बार गहरे लंबे श्वास। एक चीज का विशेष तौर पे ध्यान रखना है, प्रेगनेंसी के दौरान आपकी ब्रीदिंग कभी भी फॉल्ट नहीं होनी चाहिए। आपको हमेशा सांस लेना और छोड़ना है लगातार, कभी भी कुंभक नहीं लगना चाहिए। तो अगला अभ्यास हम करेंगे वक्षस्थल। वक्षस्थल की क्रिया इसीलिए ताकि हमारा थोरेसिक रीजन और लंबर रीजन वो थोड़ा सा, सारी जो मसल्स हैं वो इंडोरेंस हो जाए, उसमें थोड़ा सा स्ट्रेंथ आ जाए और पूरी स्पाइन हमारी फ्लेक्सिबल हो जाए। दोनों हाथ सामने की तरफ रखेंगे। आप इसको साइड से भी देख सकते हैं। हाथ ऊपर करेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ। इसमें ध्यान रखें जब हम वक्षस्थल की क्रिया कर रहे हैं तो केवल हमने ऊपर से बेंड करना, थोरेसिक रीजन से बेंड करना, अभी कटी से बेंड नहीं करना है। आप एंड डाउन, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ। इनहेल, एक्सेल। अगले अभ्यास में पूरा हाथों को सामने की तरफ फैलाएंगे और सांस भरते हुए साइड में जाएंगे। इनहेल, इनहेल। ये आप पूरे 10 महीने अभ्यास कर सकते हैं। अभी हम जो अभ्यास कर रहे हैं वो पूरे 10 महीने आप कर सकते हैं। इनहेल, सांस भरते हुए साइड में जाएंगे और सांस छोड़ते हुए सामने की तरफ आ जाएंगे। इनहेल, कम से कम 10 बार। रिलैक्स। अब पूरा ऊपर की तरफ करना है। हल्के से पैर खोलकर कंधों के बराबर लगभग, दोनों हाथ सामने की तरफ रखेंगे और सांस भरते हुए ऊपर, एक्सेल, अप, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल,
exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. लास्ट मंथ में, लास्ट ट्राइमेस्टर में जब आपको 8वां महीना कंप्लीट हो जाए, उसके बाद सेम अभी तक जो कर रहे थे ये करना है, उसके साथ ऐड करना है, हल्के से पैर खोल के खोलेंगे और दोनों हाथ सामने की तरफ रखेंगे, इनहेल एंड एक्सहेल, यहीं से एक्सहेल, एक्सहेल. ये इंश्योर करें कि जो पैर हैं, घुटने हैं, थोड़ा सा बाहर की तरफ हो, ताकि जो आपका पेट है वो आराम से दोनों पैरों के बीच में इजीली एडजस्ट हो जाए. आपके पेट पे थोड़ा सा भी प्रेशर नहीं होना चाहिए. दोबारा करेंगे कम से कम 5 से 10 बार और धीरे धीरे इसका टाइम बढ़ाते जाए. ये आपको लास्ट टाइम तक करना है. इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, रिलैक्स. इसके बाद अगर आप आराम से नीचे बैठ सकते हैं तो अगर आराम से बैठ जाइए, नहीं तो आप अपने साथ में चेयर रखेंगे और उस पर थोड़ा सा आराम करेंगे. 2-3 बार गहरे लंबे श्वास सहजता के साथ. हमेशा यौगिक अभ्यास जब आप करें तो इस चीज को हमेशा दिमाग में रखें, सोच में रखें. एक तो करते हुए हल्के हल्का मुस्कुराहट या सहजता के साथ करेंगे. दूसरा ये फील करते जाना है कि ये अभ्यास मैं और मेरा बच्चा दोनों ही अच्छे से यौगिक अभ्यास कर रहे हैं और उसका आनंद ले रहे हैं. जब आप इस भाव के साथ करेंगे तो आपको पहले से बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा. तो अगला अभ्यास है हमारा ताड़ासन. ताड़ासन में शुरू के फर्स्ट और सेकेंड ट्राइमेस्टर में 6 महीने तक, 7 महीने तक आप आराम से हिल अप करके भी कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको एड़ियां उठा कर नहीं करना, एड़ियां जमीन पर ही रख के करें. ये इसके लिए है ताकि आपका बैलेंस ना बिगड़े. अगर आपने एड़ियां उठाई तो ऐसा ना हो कि आपका बैलेंस बिगड़ जाए, इसलिए हम हमेशा एड़ियां जमीन पे रखते हैं. हल्के से दोनों पैर खोल लीजिए, लगभग कंधे के बराबर दोनों पैर खुलेंगे. दोनों हाथ साइड में, हाथ सामने की तरफ करेंगे, फिंगर लॉक एंड दोनों हाथ कंधे के साइड से ले जाते हुए हल्का सा श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ उठाएंगे पंजों को. श्वास भरें, छोड़ते रहें, श्वास भरें, छोड़ते रहें. इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल एंड हिल्स डाउन. जब आपको 6 महीने कंप्लीट हो जाए उसके बाद पूरा एरिया जमीन पे रखते हुए केवल स्ट्रेच करना है, रोक के रखना है और सांस लेते रहना है और छोड़ते रहना. साइड से देखिए, पूरा सीधा, इस तरीके से सीधा रखना, ना कमर को बहुत ज्यादा अकड़ाना है, सहजता से स्ट्रेच करना एंड डाउन. इस तरीके से आप ताड़ासन शुरू से लेके पूरा 10 महीने आप इजीली ताड़ासन कर सकते हैं. इसे अगला अभ्यास है हमारा वृक्षासन. वृक्षासन में अगर आपको लगता है कि स्टार्टिंग कर रहे हैं, आप नए सीख रहे हैं, तो वृक्षासन हमेशा दीवार के साथ में करें. अगर आपको प्रैक्टिस है, पहले से आप करते आ रहे हैं, तो आप आराम से कहीं पर भी खड़े होकर कर सकते हैं. पैर को, राइट पैर को एंकल से पकड़ते हुए लेफ्ट लेग के इनर थाई में पूरा स्ट्रेच दबाएंगे. इसको बॉडी वेट थोड़ा सा ऊपर की तरफ रखेंगे, हाथ साइड में और श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ. यहाँ सहजता से, आराम से थोड़ा सा अपने आप को अपलिफ्ट करना है, ऊपर की तरफ तानना है. श्वास भरते रहें, श्वास छोड़ते रहें. 5 से 10 सेकंड आप आराम से वृक्षासन की स्थिति में बने रहें और धीरे से वापस आ जाएं. अगर आप इस पोजीशन में, इस तरीके से ही हमने दूसरे पैर से करना है. अगर आपसे बाद में दोनों यहाँ इनर थाई के साथ टच करते हुए आपको करने में दिक्कत होती है, तो आप हल्का सा पैर को मोड़ेंगे और घुटने से मोड़ के और पैर को घुटने से ऊपर से लगा लें. इस तरीके से श्वास भरेंगे एंड अप.
हमेशा भाव रखना कि हम दोनों कर रहे हैं अभ्यास। जितना मैं इंजॉय कर रही हूँ इतना ही मेरा बेबी भी इंजॉय कर रहा है। तो इस भाव के साथ करेंगे तो बड़ा आनंद है। अगला अभ्यास हम करेंगे ऊर्ध्व हस्तोत्तान आसन। ऊर्ध्व हस्तोत्तान में आपने फर्स्ट 5th मंथ तक आप दोनों हाथों से कर सकते हैं। उसके बाद आपने जब आपका 5वां महीना कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आपको एक एक हाथ से ही करना है और बहुत ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना, सहजता से दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप रखेंगे, दोनों हाथ सीधे, फिंगर लॉक, हैंड्स अप और धीरे धीरे सांस भरेंगे और दाहिनी तरफ डाउन। यहाँ हल्का सा सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, बस 2-3 सेकंड होल्ड करना एंड अप। तो दूसरी तरफ ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। किसी का बच्चे का वजन थोड़ा सा जल्दी जल्दी बढ़ता है, किसी का बहुत धीमा बढ़ता है। अगर आपको लगता है कि आपके बेबी का वजन थोड़ा सा जल्दी बढ़ रहा है और आपको 4th मंथ में ही ज़्यादा भारीपन लगने लग जाता है, पेट बहुत ज़्यादा लगने लग जाता है, तो आप 4थे महीने से ही एक एक हाथ से करेंगे। हल्का सा पैर खोलकर राइट हैंड अप और धीरे से सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, डाउन, नीचे। 3 से 5 सेकंड की होल्ड करना है। सांस लेते रहे, अप एंड डाउन, अगेन मुस्कुराते आनंद के साथ, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, inhale, exhale, inhale, exhale। ऊर्ध्व हस्तोत्तान आसन। ध्यान रखिए पहले 4 महीने तक, 4 से 5 महीने तक दोनों हाथों से करेंगे, उसके बाद एक हाथ से ही करना है और 3 से 5 सेकंड ही होल्ड करना, इससे ज्यादा ना करें और अपनी क्षमता अनुसार करना है। अपनी क्षमता का हमेशा ही ध्यान रखना है कि मैं कितना कर सकता हूँ, जिसमें आपको बहुत ही सहजता लगे और आपकी ब्रीदिंग हमेशा नॉर्मल ही रहे। अगर आपको एग्जॉस्ट फील होता है या ब्रीदिंग आपकी बहुत तेज होने लग जाती है तो उस समय अभ्यास को धीमा कर दो। अब ये अभ्यास हम करेंगे त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन में लगभग 3 फीट का गैप करेंगे दोनों पैरों के बीच में, और इसको आप अगर हाइट किसी की ज्यादा है तो 3 फीट से ज्यादा भी हो सकता है। और हल्का सा पैरों को खोलकर दाएं पैर को दाएं तरफ मोड़ेंगे और ये ध्यान रखें कि अगर आप पूरा आराम से इजीली नीचे झुक सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम किसी जो योगा ब्रिक्स आती है, फ्रॉक्स होता है, उनकी हेल्प भी लेंगे, या आपके पास कोई और ऐसी कुछ मोटी बुक्स रखी हैं या कुछ घर में कोई ऐसा सामान है उसकी सहायता से भी हम ये बना सकते हैं। धीरे धीरे पूरा अगर नीचे जा जाता तो ठीक है, नहीं तो हम फ्रॉक पे हाथ रखेंगे और ताकि हमें सहजता बनी रहे। इनहेल, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आएंगे और हाथ ऊपर, सांस भरें, सांस छोड़ें, सामान्य श्वास। सांस भरते हुए ऊपर, हाथ नीचे। अब हमने दाईं तरफ किया था, इसी तरीके से बाईं तरफ करना। सांस भरें, सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ, हाथ ऊपर। अगर आपसे इजीली नीचे जा जाता है तो हम नीचे जाएंगे, नहीं तो हाथ केवल अपने घुटनों के पास से, यहाँ हाथ सीन बोन के पास आप अपना हाथ रख सकते हैं और हाथ ऊपर। ये अभ्यास हमारा पेल्विक रीजन को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए और पेल्विक रीजन की जो मसल्स हैं उनकी इंडोरेंस के लिए बहुत जरूरी है। तो हम इसको पहले महीने से लेकर लास्ट में 10वें महीने तक इस अभ्यास को जारी रखेंगे। बस इसको थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई करते रहेंगे जैसी हमारी जरूरत है उसके हिसाब से, कि हम पहले नीचे जा रहे थे फिर हम मध्य तक ही आएंगे और उसके बाद फिर रिलैक्स। अगला अभ्यास है हमारा पार्श्व कोण आसन। लेकिन पार्श्व कोण हम इसमें पूरा ना करके हम अर्ध पार्श्व कोण ही करते हैं ताकि पेट पे बिल्कुल भी प्रेशर नहीं पड़े। पोजीशन यही रहेगी। पहले हमारा पैरों का गैप था वो लगभग 3 फीट था, अब हमारा पैरों का गैप बढ़कर 4 फीट हो जाएगा।
और ये ध्यान रखिए कि आपका बैलेंस बना रहे, आपको बैलेंस बनाने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दोनों हाथ साइड में और श्वास छोड़ते हुए पैर को आगे की तरफ मोड़ेंगे, लगभग 90 एंगल। जरूरी नहीं है आप 90 एंगल करें, अगर आपसे कम भी होता है तो भी ठीक है। और हाथ ऊपर इस तरीके से कोहनी से अपने घुटने पर सपोर्ट देंगे, और ताकि अगर आप पूरा नीचे झुकेंगे तो आपका हो सकता है पेट पे खिंचाव पड़े, इसीलिए हम अर्ध पार्श्व कोण ही कर रहे हैं। अर्ध पार्श्व कोण से क्या होगा, आपका पेट रिलैक्स रहेगा, लेकिन आपकी जो इनर थाई की जो मसल्स हैं वो फ्लेक्सिबल बन जाएंगे। इसे पूरा ऊपर की तरफ इस तरीके से हम पोजीशन रखेंगे। सांस लेते रहेंगे, सांस हमेशा लेते और छोड़ते रहना। अगर आप इसको वैसे नहीं कर पाएंगे, अगर आपको लगता है कि मैं हाथ रख के भी नहीं कर सकती, तो अपने साथ में कोई बेड के पास आप कर सकते हैं, या चेयर साथ में रखे तो पूरा उसके ऊपर हाथ रखे और आप इस तरीके से उसका सहारा लेते हुए आप भी कर सकते हैं। सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ एंड दूसरी तरफ। बेंड करेंगे और एंड अप। श्वास लेते रहेंगे, श्वास छोड़ते रहेंगे। इस अभ्यास को आप पूरा 9 महीने कर सकते हैं इसीलिए। इसी में हमारा अगला अभ्यास है वीरभद्रासन। वीरभद्रासन में हम क्या करते हैं, लगभग पार्श्व कोण की तरह ही, थोड़ा सा उसमें हम चेंज करेंगे। दाएं तरफ मुड़ेंगे, घुटने को बेंड करेंगे, जितना आपसे इजीली बेंड होता है इतना बेंड करें एंड हैंड्स अप, यही रोक के रखेंगे। सांस लेते रहिए। कोई भी अभ्यास 10 सेकंड से ज्यादा नहीं होल्ड करना आपने अभी। एंड डाउन। दूसरी तरफ पूरा आराम। थोड़ा सा पैरों को क्लोज करेंगे, 2 बार गहरे लंबे सांस लेंगे। अगला अभ्यास है हमारा प्रसारित पादोत्तानासन। इसमें हम क्या करेंगे, 3 फीट लगभग गैप रखेंगे दोनों पैरों के बीच में, दोनों हाथ सीधे करेंगे, सांस भरें और सांस छोड़ते हुए लोअर बैक से नीचे की तरफ झुकेंगे। लेकिन ध्यान रखिए हमेशा पैर आपके खुले होने चाहिए। अगर आप पूरा नीचे हाथ रख सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर अगेन दोबारा हम प्रॉप की हेल्प लेंगे और इसके ऊपर ही हाथ रखेंगे। सांस भरें, पूरा सांस भरना है गहरा लंबा एंड डाउन। इस तरीके से हम दोनों हाथ बीच में भी रख सकते हैं और सांस भरते ऊपर की तरफ, सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ। 2-3 बार लगातार करने के बाद आप 5 से 7 सेकंड होल्ड भी कर सकते हैं। लेकिन गर्दन सीधी रखें, कमर सीधी रखें। हाँ, ये भी हमारे कुछ खड़े होकर किए जाने वाले अभ्यास। इसके बाद हम करेंगे बैठकर। इतने जो हमने अभी खड़े होकर अभ्यास किए हैं, अगर आपको किसी आसन में किसी भी क्रिया को करते हुए, सूक्ष्म व्यायाम को करते हुए थोड़ी सी भी दिक्कत महसूस होती है तो उसको आप अभी के लिए छोड़ सकते हैं, फिर किसी की गाइडेंस में ही अच्छे से अभ्यास करें। अगला अभ्यास है हमारा बैठ कर करेंगे हम। आगे अभी जो भी अभ्यास करेंगे, दोनों पैर सीधे, दोनों हाथ दंडासन में, कमर सीधी रखेंगे एंड दोनों हाथों को पीछे की तरफ रख के रिलैक्स करेंगे। क्योंकि लगभग जैसे ही हमारे 5 महीने पूरे हो जाते हैं, 5 महीने के बाद जब जैसे बेबी मूवमेंट करने लग जाता है, उसके साथ साथ ही हमारे पैरों में भारीपन होना शुरू हो जाता है, पैरों में स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है और काफ मसल्स में क्रैम्प पड़ने शुरू हो जाएंगे।
तो उसके लिए जरूरी है एक तो काफ मसल्स की मसाज करें और पैरों को पूरा नीचे जो हमारी टो है पूरा तलवा है इसकी अच्छे से मसाज करें और शाम को गर्म पानी में जो हमारा सेंधा नमक होता है या सिंपल जो नमक होता है उसमें अपने काफ मसल तक गर्म पानी में पैरों को डिप करके रखेंगे 10 मिनट लगभग। इससे उनको नींद भी अच्छी आएगी और जो क्रैम्प पड़ने की दिक्कत है और स्वेलिंग की समस्या वो भी ठीक हो जाएगी। उसके साथ साथ जरूरी है अपने जो पैरों की मूवमेंट रेगुलर रखें। दिन में 2-3 बार अगर पैरों की मूवमेंट करेंगे तो स्वेलिंग नहीं आएगी और पैरों में थकान नहीं होगी। उसके साथ साथ आपकी जो लोअर बैक की है, जैसे ही 5वां महीना पूरा हो जाता है, जैसे जैसे वजन बढ़ने लग जाता है बेबी का, तो वजन की वजह से हमारी लंबर रीजन पे प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता है और लंबर रीजन पे जैसे जैसे ऐसे प्रेशर पड़ता है तो यहाँ खिंचाव और भारीपन भी लगता है बैक पे भी। तो उसके लिए भी जरूरी है कि लगातार बैक के भी एक्सरसाइज करते रहे ताकि कमर हमेशा रिलैक्स रहे और थकान महसूस ना हो, किसी भी तरह का दर्द ना हो। क्योंकि अगर पैरों में दिक्कत हो गई, कमर में दिक्कत होगी तो फिर सोने में दिक्कत होगी, स्लिप डिस्टर्ब होगी तो फिर मूड भी फ्लक्चुएट रहेगा, इरिटेशन रहेगी, गुस्सा आता रहेगा, सारा दिन परेशान रहेंगे अगर रात को अच्छे से नींद नहीं आई तो उसके साथ जरूरी है दोनों हाथों को हम पीछे रखें। ये हम बैठ कर भी कर सकते हैं और ये अभ्यास हम लेट कर भी कर सकते हैं। हाथ अभी हम बैठ कर रहे हैं, दोनों पैरों को ऊपर की तरफ करेंगे, दोनों को नीचे की तरफ, आप डाउन, सांस भरते हुए ऊपर की तरफ, सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ, सांस भरते हुए ऊपर की तरफ, सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ। अगर आपको 5-6 महीने के बाद पैर मिलाकर करने में दिक्कत है तो आप इसको पैर खोल कर अभ्यास करेंगे आप, लेकिन हम ये पूरा 10वें महीने तक अभ्यास करते रहेंगे। आप डाउन, आप डाउन, पूरा अंदर की तरफ और बाहर की तरफ, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, आप अंदर बाहर, पूरा अंदर की तरफ टच करेंगे और बाहर की तरफ टच करेंगे। इस तरीके से फ्री मूवमेंट करेंगे ताकि पैर रिलैक्स रहे हमारे। फिर पैरों को पूरा रोटेट करेंगे, इस तरीके से पूरा घुमाना है कि आपके घुटने भी, टखने भी, पूरा तलवा, पूरे उंगलियां सब स्वस्थ रहेंगे। पूरा घुमाइए धीरे धीरे सहजता के साथ। दूसरी तरफ धीरे धीरे घुमाते जाएंगे। आगे हम करेंगे टो को, क्योंकि जो स्वेलिंग होती है पूरा ऊपर की तरफ और हमारे कार्पस और मेटाकार्पस, यहाँ पूरा उंगलियों की रेडिश हो जाते हैं और ये सारी सूज जाती है उंगलियां। तो उसके लिए फिर हम करेंगे पूरा उंगलियों को टाइट करेंगे, टखने को सीधा रखते हुए, टखने को हमने बिल्कुल सीधा रखना है, उंगलियों को टाइट करना है, उंगलियों को टाइट करेंगे और लूज छोड़ देंगे। दोबारा फिर स्ट्रेच करेंगे एंड रिलैक्स, अगेन स्ट्रेच, रिलैक्स, स्ट्रेच एंड रिलैक्स। इस तरीके से आपको दिन में 2-3 बार अभ्यास लगातार करना है। जैसे ही आप बैठते हैं तो अपने पैरों की मूवमेंट थोड़ी शुरू कर दें। अगला अभ्यास हम करेंगे जानुसीरासन, लेकिन जानुसीरासन में इसमें थोड़ी सी वेरिएशन है कि हम फ्रंट की तरफ ना करके तिर्यक जानुसीरासन करते, साइड से करते। तो हल्का सा पैरों को मोड़ लेंगे, पैरों को, एक पैर को साइड में फैला कर रखेंगे और श्वास भरते हुए ऊपर, एक हाथ को जो पैर सीधा है उसी तरफ हमने अपने हाथ को रखना है, पूरा ऊपर की तरफ तानना है अपने आप को और सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ आएंगे। जितना आप इजीली आ सकते हैं इतना ही आए, जरूरी नहीं है आप पूरा नीचे टच करें। अगर आप नीचे टच कर सकते हैं तो आप नीचे टच करें, लेकिन जैसे जैसे आपका ट्राइमेस्टर बढ़ता जाएगा आपसे पूरा नीचे टच करना मुश्किल हो जाएगा, तो आप उसमें थोड़ा सा ही करेंगे। ठीक है, पहले ट्राइमेस्टर में हम पूरा टच कर सकते हैं, बट देन आफ्टर हम सिर्फ इतना ही होल्ड करेंगे। आप अगेन, इससे आपका पेल्विक रीजन भी फ्लेक्सिबल बनेगा और आपकी जो बैक की जो टाइटनेस है वो ठीक हो जाएगी, कमर थोड़ी सी फ्लेक्सिबल हो जाएगी। और बच्चे का जब वजन बढ़ेगा तो आपकी कमर पे प्रेशर नहीं पड़ेगा। सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, 3 से 5 सेकंड होल्ड करेंगे। 1
2, लेकिन श्वास लेते रहना है। 3, 4, 5, वापस। सेम दूसरी तरफ पैर को, बाएं पैर को बाएं तरफ खोल देंगे, दाएं पैर को मोड़कर अंदर की तरफ रखेंगे। अगेन आप 2-3 बार मूवमेंट करेंगे। जितना आपकी क्षमता है, क्षमता अनुसार ही करना है, जो आपको अच्छा लगे। थोड़ा सा 5 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, inhale and exhale, relax। रिलैक्सेशन करते हुए हम बटरफ्लाई का योग करेंगे। रिलैक्सेशन के लिए बटरफ्लाई भद्रासन, ये पूरा भद्रासन है कि हम पूरा एंकल एडी को पेल्विक रीजन के पास लेने का प्रयास करते हैं। दोनों फिंगर को लॉक करेंगे और टो को पकड़ेंगे, घुटनों को पूरा ऊपर और नीचे, कमर सीधी रखना, पूरा ऊपर नीचे लगातार करते रहेंगे। इससे पेल्विक रीजन फ्लेक्सिबल बनता है, तो आपका जो अडक्टर मसल्स है वो भी फ्लेक्सिबल हो जाएंगे। तो उसकी वजह से डिलीवरी के टाइम पे माता को बहुत इजी रहता है कि वो उसको बहुत पेन नहीं होता है और कंपैरेटिवली थोड़ा सा आसान हो जाएगी चीजें। मूवमेंट करते रहें। ये हम लास्ट तक कर सकते हैं, पूरा 10वें महीने तक करना है। उसके बाद धीरे धीरे आप पैर इतना क्लोज ना ला के हल्का सा इनको दूर रखें और जहाँ तक पकड़ा जाता है वहीं तक पकड़ के, पैरों को पंजे ना पकड़ के आप एंकल से पकड़े एंड मूवमेंट। 1 से 2 मिनट इसी तरीके से हल्के हल्के मूवमेंट करते हुए एंड देन आफ्टर रिलैक्स। हाथों को पीछे रख लें और गर्दन को पीछे। कम इस तरीके से पूरा रिलैक्स करेंगे, हाथों को पीछे रखें। इसमें जब बैक पे थोड़ा सा खिंचाव लगने लगे तो पैर इस तरीके से भी रख सकते हैं अगर आपको ऐसे कंफर्टेबल लगता है, और या फिर हम पैरों को सीधा करके भी हाथ पीछे रख के कमर को थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे, तानेंगे ऊपर की तरफ, सांस भरते ऊपर तानेंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ ले आएंगे। 3 से 5 बार अभ्यास जरूर करना। सांस भरते ऊपर की तरफ, सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ। इंहेल, exhale, inhale, exhale, रिलैक्स। इस तरीके से ही हमें मूवमेंट करना, सांस भरते पूरा तानना है, सांस छोड़ते रिलैक्स करना, पूरी स्पाइनल मसल्स की एक्सरसाइज करनी है इसकी पूरी मूवमेंट के साथ, ताकि अगर फ्लेक्सिबल, अगर स्पाइन जो है हमारी रीढ़ की हड्डी अगर फ्लेक्सिबल बनी रहेगी और हमें, तो उससे क्या होगा, हम बड़ा एक्टिव फील करेंगे और थकान नहीं होगी बिल्कुल। इसे अगला अभ्यास है हमारा मार्जरिया। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़कर वज्रासन में आ जाएंगे। जैसे हमने ताड़ासन खड़े होकर किया है, अगर आपको खड़े होकर करने में कोई समस्या है तो हम उसी को हम बैठकर भी कर सकते हैं। इस तरीके से वज्रासन में बैठेंगे, दोनों फिंगर लॉक करेंगे, हैंड एंड अपर स्ट्रेच। सांस भरते रहें, सांस छोड़ते रहें एंड डाउन। अगला अभ्यास हमारा मार्जरिया। दोनों हाथ कंधों के बराबर रखेंगे, कंधों से बिल्कुल नीचे, पैरों के कंधों के घुटनों के बीच में, हाथों के बीच में बराबर अंतर। सांस भरते हुए गर्दन को ऊपर करेंगे, गर्दन ऊपर रहेगी और कमर नीचे। ये इंश्योर करें कि गर्दन ऊपर जा रही है तो कमर नीचे। सांस भरते हुए आप सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ। अगर किसी को गर्दन में दर्द है, सर्वाइकल की दिक्कत है, तो गर्दन को पूरा नीचे ना झुकाएं। सांस भरते ऊपर की तरफ, सांस छोड़ते हुए नीचे
Inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale। अगले अभ्यास में हम यहीं से एक पैर को पीछे की तरफ करते हैं, हल्का सा। इनहेल, गर्दन ऊपर रहेगी और पैर ऊपर। ये ध्यान रखें पैर ज्यादा ना उधर जाए ना उधर, बिल्कुल एक ही लाइन में रहे। सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। इनहेल, एक्सेल। 5 से 10 बार अभ्यास करना है। अगर आपको थकान लगे तो आप अभ्यास को 4-4 बार कर सकते हो। 4 बार बाएं पैर से, 4 बार दाएं पैर से। तो सांस भरे, सांस छोड़ते हुए नीचे, अप, डाउन, अप, डाउन, अगेन, डाउन, रिलैक्स। जब भी हम रिलैक्स करेंगे तो हमेशा इस अवस्था में करें कि दोनों हाथ नीचे रखें, कोहनी से मोड़कर, और फिर हेड डाउन। पूरा नीचे नहीं जाना, क्योंकि अगर हम शशांक आसन में पूरा नीचे चले गए तो पेट पे प्रेशर पड़ना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए जरूरी है कि हम हल्का सा हिप को उठा के रखें। दोनों पैर खुले रहेंगे। हमेशा ये ध्यान रखें कोई भी आसन करते हुए पेट पे जरा सा भी प्रेशर नहीं होना चाहिए। धीरे से सहजता के साथ लेट जाएंगे। अगर सीधे लेटने में अगर 4 मंथ, 5th मंथ के बाद, 6th मंथ के बाद स्पेशली लास्ट के 3 मंथ में तो थोड़ा सा दिक्कत होनी शुरू हो जाती है, पूरा सीधा नहीं लेटा जाता। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कमर को, हिप को थोड़ा सा सहारा देंगे। तो उससे सहारा देने से लेटने में आसानी रहेगी। इस तरीके से दोनों हाथ कोहनियां रखेंगे और फिर नीचे लेटेंगे। बहुत ज्यादा देर इस पे नहीं लेटना है, केवल 5 से 10 मिनट इसमें आराम करना है। वापिस आते हुए भी जिस तरीके से हम गए थे उसी तरीके से कोहनी का सहारा लेके धीरे धीरे वापस आए। एकदम जर्क के साथ नहीं आना, बहुत ही सहजता के साथ। अगला अभ्यास हम जो कर रहे हैं उसको भी आप पूरे 10 महीने कर सकते हैं। सेतु बंद आसन, दोनों पैरों को घुटने से मोड़ते हुए अंदर की तरफ लाएंगे और दोनों टखनों को पंच हाथों से उसमें ग्रिप करेंगे इस तरीके से। अगर आपसे पैर मिलाकर नहीं होता तो हल्का सा पैर खोलकर फिंगर ग्रिप कर सकते हैं। अगर आपसे पूरा टखना नहीं पकड़ा जाता तो उसके साथ में भी आप हाथ रख सकते हैं, जहाँ आपको कंफर्टेबल लगे। फिर सांस भरते हुए ऊपर की तरफ 5 से 10 सेकंड यही रोकेंगे, लेकिन सांस लेते रहे, छोड़ते रहेंगे। हमेशा ध्यान रखिए 10 सेकंड आपके मैक्सिमम है, इससे ज्यादा आपने होल्ड नहीं करना। अगेन, सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ एक बार फिर करें। एंड डाउन। ये हमने
कमर के लिए बहुत ज़रूरी है करना, ताकि हमारी कमर फ्लेक्सिबल बनी रहे और उससे खिंचाव ना आए। इसके अगला अभ्यास हम करेंगे पवन मुक्त आसन, लेकिन पवन मुक्त आसन की वेरिएशन करेंगे, पूरा पवन मुक्त ना करके अर्ध पवन मुक्त आसन करेंगे। दाएं पैर को उठाएंगे और दाएं तरफ मोड़ेंगे, गर्दन नहीं उठाना। पहले फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप गर्दन उठा सकते हैं, सांस छोड़ के कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद नहीं। सांस छोड़ते हुए नीचे, तो दूसरे पैर से करेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे। इस तरीके से 5 से 6 बार हमने मूवमेंट करना। ये पूरा प्रेशर पेट के ऊपर ना आके थोड़ा सा साइड में जाएगा, कमर की तरफ, बाहर की तरफ हल्का। जब आपसे एक एक पैर से अच्छे से होने लगे, फिर हम इसको दोनों पैरों से एक साथ भी कर सकते हैं। दोनों पैरों को मोड़ेंगे, घुटनों के पास से पकड़ेंगे और हल्का सा साइड में खोल देंगे। पेट आपका बीच में बिल्कुल सुरक्षित रहना चाहिए। सांस छोड़ते हुए लूज करेंगे, सांस लेते हुए लूज करेंगे, सांस छोड़ते हुए अंदर की तरफ, सांस भरते हुए रिलैक्स करेंगे, सांस छोड़ते हुए प्रेस करेंगे। सांस भरें, सांस छोड़ दें, अब इसमें रिलैक्स करते हुए दोनों जो आपके साइड में जो पिलो है छोटे छोटे, दोनों पैरों के नीचे पिलो भी लगा सकते हैं। अगर जैसे अभी हमारे पास प्रॉप्स है तो अभी हम इसका यूज करेंगे। इस तरीके से दोनों घुटनों के नीचे सहारा दें और सहजता से लेके चेस्ट, एक हाथ छाती पे रहे, एक हाथ पेट में। अच्छे भाव के साथ अपने आप को, अपने बेबी को पूरा सकारात्मक एनर्जी देते रहिए। अच्छी फीलिंग, हैप्पीनेस, रिलैक्सेशन की फीलिंग देते रहें। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप लगभग 5वें महीने तक आराम से एब्डोमिनल ब्रीदिंग कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद 5वें महीने के बाद जैसे बेबी मूव करने लग जाता है तो उसका हेड पेल्विक रीजन की तरफ भी मूव करने लग जाता है, तो उसके बाद एब्डोमिनल ब्रीदिंग करने में थोड़ी समस्या आती है। तो उस टाइम चेस्ट ब्रीदिंग ही करना है, लेकिन फर्स्ट 4 मंथ आप इजीली एब्डोमिनल ब्रीदिंग भी कर सकते हैं। तो एब्डोमिनल ब्रीदिंग कैसे करनी है? दोनों हाथ कमर के साथ रखेंगे और सांस भरते हुए पेट को ऊपर करेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ। बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा प्रेशर से पेट को ऊपर और नीचे नहीं करना है, सहजता के साथ। जैसे 20 बार। लास्ट ट्राइमेस्टर में केवल चेस्ट ब्रीदिंग करना। हाथ भी रख के कर सकते हैं आप। जब भी हम लेटे हुए होंगे तो अगर सीधे बैठेंगे तो उस अवस्था में सबसे पहले इंश्योर करें आपने एक करवट लेना, बाईं या दाईं तरफ करवट लेंगे। पूरा करवट लेके अगर हम बाईं तरफ करवट ले रहे हैं तो दाएं हाथ का सहारा देंगे और फिर धीरे से उठकर बैठेंगे, ताकि पेट पे जरा भी खिंचाव ना आए। आराम से बैठ जाएंगे।
बैठते हुए भी अगर आपको लगता है कि अभी सीधा एकदम जमीन पे बैठना थोड़ा सा मुश्किल हो तो आप नीचे पतला सा पिलो रख सकते हैं। वो छोटा सा पिलो इसके नीचे लगाएंगे और इसके ऊपर आराम से बैठ जाए। अगर आप सिंपल सुखासन में बैठ सकते तो सुखासन में बैठे, नहीं तो हल्का सा पैरों को बाहर की तरफ भी खोल के बैठ सकते हैं इस अवस्था। क्योंकि बहुत सारे हमारे फिजिकल चेंजेस होने के साथ हमारे इमोशनल चेंज भी हो जाता है, साइकिक चेंजेस भी होने देखने आने शुरू हो जाते हैं। तो उसके लिए जरूरी है लगातार प्राणायाम करना। और कई बार जैसे कि 8वां महीना पूरा होता है, 9वें महीना शुरू होते ही बीपी हाई होने लग जाता है, तो जो ब्रीथ है वो बहुत तेजी से चलने लग जाती है। तो उसके लिए जरूरी है कि आप शुरू से ही आप प्राणायाम का लगातार अभ्यास करें। तो प्राणायाम के अभ्यास में हम कौन कौन से अभ्यास शामिल करेंगे? हम डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, हम आराम से अनुलोम विलोम कर सकते हैं, हम शीतली और शीतकारी प्राणायाम कर सकते हैं लेकिन मौसम का ध्यान रखते हुए। उसके साथ भ्रामरी प्राणायाम और ओम उच्चारण बहुत ज़्यादा जरूरी है। और इसके साथ साथ ही आपका दिन में जब भी थोड़ा सा आपको समय मिले गायत्री मंत्र का उच्चारण कम से कम 11 बार जरूर करें। तो हम अभी इसी अवस्था में हम सुखासन में ही बैठे हैं, ज्ञान मुद्रा में। फर्स्ट पहले आप पूरा 9 महीने तक आप ज्ञान मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन जब आपको लास्ट मंथ चल रहा है 10वें महीने में 9 मंथ कंप्लीट होते ही आप हमेशा वायु अपान मुद्रा का अभ्यास करें ताकि आपको डिलीवरी के टाइम पे आसानी रहे। फर्स्ट फिंगर इंडेक्स फिंगर को बेंड करेंगे और बीच की 2 उंगलियां हैं इनको अंगूठे से मिलाएंगे इस तरीके से। ये है वायु अपान मुद्रा, लेकिन इसका अभ्यास हमेशा 10वें महीने में ही करना, उससे पहले केवल ज्ञान मुद्रा का अभ्यास। 3 बार गहरे लंबे सांस लेंगे, कुछ राउंड अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। दाएं हाथ से प्राणायामिक मुद्रा बनाएंगे, अंगूठे को दाहिनी नासिका पे रखेंगे, बाईं नासिका से श्वास ग्रहण करें, बाईं नासिका को बंद करते हुए दाएं से श्वास छोड़ दें, फिर श्वास भरें, बाएं से श्वास छोड़ दें, फिर श्वास भरें, दाहिने से श्वास भरें, बाएं से श्वास छोड़ें, फिर बाएं से श्वास भरें। बहुत ही सहजता से लंबा धीमा और गहरा श्वास भरना है, लंबा धीमा और गहरा श्वास ही छोड़ना है। आपको करते हुए एग्जॉस्ट नहीं होना। कुंभक श्वास को कहीं पर भी ना बाहर की तरफ रोकना है ना अंदर की तरफ रोकना, केवल श्वास लेने और छोड़ने की क्रिया करनी है। श्वास भरें, श्वास छोड़ें लगातार। बाईं नासिका से फिनिश करते हुए हाथ नीचे ले आए। कम से कम 10 राउंड आपने अनुलोम विलोम का अभ्यास जरूर करना है। यह अभ्यास है हमारा शीतली प्राणायाम, लेकिन अगर मौसम ठंडा है तो शीतली प्राणायाम का अभ्यास नहीं करेंगे। अगर मौसम सामान्य है, गर्मी का मौसम है, तभी शीतली प्राणायाम का अभ्यास करें। पूरा जीभ को मोड़ते हुए दोनों होठों के बीच में रखेंगे। अगर आपकी जीभ नहीं मुड़ती है तो आप केवल ऐसे करते हुए श्वास भर सकते हैं। श्वास भरेंगे मुंह से और श्वास को पूरा बाहर निकालेंगे नाक के द्वारा।
ताकि आंखें खोल लीजिए। अगले इसमें जब हम शीतली प्राणायाम करते हैं, जैसे बहुत बार गर्मी के मौसम में स्पेशली बहुत हीटिंग, बहुत गर्मी लगनी शुरू हो जाती है और एसिडिटी भी बननी शुरू हो जाती है, तो उसके लिए ज़रूरी है शीतली प्राणायाम का अभ्यास दिन में 2 बार किया जाए, कम से कम 10 से 15 बार, लेकिन कुंभक बिल्कुल भी नहीं लगाना। आगे है हमारा भ्रामरी प्राणायाम। हम 3 बार भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। ये हमारे कुछ अभ्यास थे जो महिला को पहले महीने से लेकर 10वें महीने तक करने चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो हम अगले सेशन में करेंगे कि बेबी होने के बाद भी कौन कौन से अभ्यास करने चाहिए। और अभी कुछ इसमें से जो हमारी प्रैक्टिसेस रह गई हैं जो स्पेशली ध्यान के लिए, वो हम अगले सेशन में करेंगे। और फिर माता को शुरू के महीने में अपने बच्चे के साथ कौन कौन से अभ्यास करने चाहिए, हम उसके बारे में आपको बताएंगे। अभी एक ओंकार के साथ शांति। प्रार्थना मुद्रा में अपने देव को, आपके पास जो भी शारीरिक, भौतिक, मानसिक जो भी कुछ है, सबके लिए धन्यवाद कहें। आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, आपके परिवार का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, इसी भाव के साथ आज के सेशन की समाप्ति करते हैं। अगर इससे संबंधित किसी को कुछ पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।